हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो आज हम आपके स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, है ना, जब भी कोई नई चीज़ हम सीखते हैं तो उसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर से पहले, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिस्ट्री आखिर होता क्या है, हिस्ट्री क्या होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम हिस्ट्री का यूज़ करते हैं, कैसे हम हिस्ट्री को पहचानते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते होगे आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। रात गई बात गई, है ना, ये तो कहावत भी है, रात गई बात गई। अब जो इवेंट हो चुके हैं, क्यों हम बिना मतलब का सारी चीज़ें रटे, सबके नाम रटे, डेट रटे कि कब क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्यों हमें पढ़नी चाहिए, है ना। तो देखो, हिस्ट्री का एप्लीकेशन कोई सीधा एप्लीकेशन नहीं है हमारी लाइफ में। जैसे देखो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, तो आपको इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखेगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है, किसमें होता है, जब आप साइकिल चलाते हो, जब कोई रॉकेट उड़ाता है, जब कोई कार चलाता है, तो ये सारी चीज़ों पे हमें न्यूटन का एप्लीकेशन दिखता है। लेकिन हिस्ट्री का कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिखता है। हिस्ट्री हम अपने दिमाग से पढ़ के उसका सही टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि क्यों हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो बात हो चुकी है क्यों हमें वापस वो पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 1.1 में हम ट्रेडिशन पढ़ेंगे, हिस्टोरियोग्राफी का क्या ट्रेडिशन रहा है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जो आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी है, वो कैसी है। ऑब्वियसली बात है कि जब फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी का फर्स्ट एविडेंस मिला था, जो कि बहुत टाइम पहले है, तो वो BC एरिस्टोटल ऐसे फिलोसोफर, इनके टाइम से हिस्ट्री शुरू हो गई थी। अब हिस्ट्री, ऑब्वियसली बात है कि हज़ारों साल पहले जब हिस्ट्री शुरू हुई है और आज, है ना, हज़ारों साल पहले से लेकर प्रेजेंट तक हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे हिस्टोरियोग्राफी के मेथड में, है ना। तो वो सारे चेंजेस हमें हम पढ़ेंगे और देखेंगे हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का क्या रोल रहा है हमारी हिस्टोरियोग्राफी में। और फिर हम देखेंगे कि कुछ नोटेबल स्कॉलर्स जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी हिस्टोरियोग्राफिक मेथड बनाने में। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आपको, हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ पास्ट इवेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अब देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च राइटिंग जो भी आप करते हो, ढेर सारी स्टडीज हम करते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, इसका मेन आप बोल सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए गए हैं वो सारे इवेंट्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि इस इवेंट ने इसको ट्रिगर किया, इस इवेंट ने दूसरे को ट्रिगर किया। तो अगर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया की सबसे पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस साल 1857 में हुई थी, है ना। आपने मूवी भी देखी होगी, एक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मूवी थी, है ना। तो अगर हमें नहीं पता होता कि सबसे पहली जो वॉर थी वो 1857 में हुई थी, और 1857 से भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए थे जिसमें हमने ब्रिटिशर्स का अपोज किया था, फिर जाके धीरे धीरे लड़ाई करते 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 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो अभी हमें ये कैसे पता कि सबसे पहली वॉर जो थी वो 1857 में हुई थी, क्योंकि हमने हिस्ट्री कनेक्ट की है, हमने सारे डॉट्स को कनेक्ट किया, तब जाके हमें क्रोनोलॉजी पता चली कि 1947 एक ऐसी पहली वॉर नहीं थी जो इंडियन लोग ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, हमने कई सारी वॉर लड़ी थी उनके खिलाफ। तो फिर करते 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 हमें साल 1947 में अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला, है ना। तो देखो, ये कैसे क्रोनोलॉजी का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वैसे ही ढेर सारी इवेंट्स की क्रोनोलॉजी समझने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In physical and natural sciences, the empirical laboratory method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time. These laws can be tested and proved repeatedly. तो देखो, इसमें आपसे क्या बोलोगे, आपसे इसमें साइंस की बात किया गया है। देखो, साइंस में कुछ एम्पेरिकल मेथड यानी कि लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना। अब देखो, मान लो अपने न्यूटन के 3 लॉ तो अपने पढ़े ही होंगे ना। न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। ये तीनों लॉ तो आपने पढ़े होंगे। अब ये देखो, ये जो तीनों लॉ है ना, इसको न्यूटन ने कैसे बनाया। न्यूटन ने अपनी आंखों के सामने देखा कि अच्छा ऐसी चीज़ें होती है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तब तक रहेगा जब तक हम उसको धक्का नहीं देंगे, एक अगर कोई एक्शन करेगा तो उसका ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी उसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें न्यूटन ने खुद ऑब्जर्व की और उन्हें एक्सपेरिमेंटली उसने देखा और उसने सारे
जो भी हमारे 3 लॉज़ थे वो दे दिया। अब देखो न्यूटन ने जो 3 लॉ दिया है इसको हम आज भी प्रूव कर सकते हैं, आज भी हम इसे देखकर प्रूव कर सकते हैं। अभी देखो मेरा ये हाथ है, ये तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक इस हाथ को कोई आगे नहीं ढकेलता। अब अगर मैं इन दोनों हाथ से क्लैप करूँ तो मेरे दोनों हाथों को अपोज़िट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स महसूस होगा, है ना? तो ये सारे न्यूटन के अभी मैंने जो आपको लॉ बताए, ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली अभी करके दिखा दिया, है ना? एट द स्पॉट मैंने आपको न्यूटन के दोनों सेकंड लॉ और थर्ड लॉ मैंने अभी आपको दिखा दिया। थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का, और फर्स्ट लॉ क्या है कि मेरा हाथ तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता, है ना? ये तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। लेकिन देखो क्या ऐसा हिस्ट्री में पॉसिबल है कि आप ऐसा कोई लॉ दे दो और सभी उस लॉ को फॉलो करें? अभी आप ऐसा दे दो कि एक इंसान हमेशा खुश रहता है ना? ये लॉ आपने दे दिया, तो ऐसा ज़रूरी है कि क्या वो इंसान हमेशा खुश रहे? न्यूटन का लॉ जो था, न्यूटन के जो 3 लॉ थे, ये तीनों तो हमेशा एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, ये तो वैलिड ही रहेंगे। लेकिन हिस्ट्री में आप ऐसा कोई लॉ नहीं दे सकते जो हर किसी के लिए वैलिड होगा, हर इंसान के लिए वैलिड होगा, ऐसा कोई लॉ आप नहीं दे सकते। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। और देखो हिस्ट्री में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर नोट किया है, मैं लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। तो देखो जो भी हम मेथड और टूल लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं, अब मान लो देखो लैबोरेटरी में मैंने आपको बोला कि 2 ml एक केमिकल लो और 3 ml दूसरा केमिकल लो, दोनों को मिला दो, है ना? तो आप लैबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब लोगे, इसमें 2 ml केमिकल भरोगे, दूसरा टेस्ट ट्यूब लोगे, इसमें 3 ml केमिकल भरोगे, दोनों को मिला दोगे, और फिर मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ही दोनों केमिकल को आप मिलाओगे तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अब आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हो, दोनों केमिकल को मिला के जब आपको ग्रीन कलर मिला तब आपने बोला हाँ ठीक है, मैंने जो आपको बताया वो सही था, क्योंकि मुझे पहले से पता है क्या होने वाला है। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, हिस्ट्री में आप कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते हो। अभी मैंने आपको बता दिया कि साल 1947 में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो अब मैं खाली आपको बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ी वहाँ पे प्रेजेंट था साल 1947 में, मैंने थोड़ी अपनी आंखों के सामने देखा है कि साल 1947 में हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या मैंने देखा है अपनी आंख से? नहीं देखा है। लेकिन मुझे पता कैसे है? मुझे हिस्टोरिकल एविडेंस से पता है ना? ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये तो मैंने आपको बोला था कि जैसे न्यूटन के 3 लॉ पूरी यूनिवर्स में हर जगह वैलिड है, क्या ऐसा है कि हिस्ट्री के कोई आप लॉ बना दो जो हर टाइम वैलिड रहे? हाँ, कोई भी टाइम पे वैलिड रहे, चाहे वो स्टोन एज के टाइम ले लो, चाहे वो मॉडर्न टाइम ले लो, हर जगह कोई ऐसा एक लॉ वैलिड रहे। तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी एक लॉ हम हिस्ट्री में नहीं दे सकते जो सबके लिए वैलिड हो। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। To begin, we need an expert who knows the language and script of historical document in order to read and understand its meaning. तो देखो क्योंकि हम पास में तो हम प्रेजेंट थे नहीं, तो हमारे पास एक लौता सोर्स क्या है हमारी हिस्ट्री देखने का? डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट देखने का। अब ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी थोड़ी कि इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, है ना? ये तो कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, कि हड़प्पन लैंग्वेज में हो सकता है, इंडस सिविलाइजेशन के लैंग्वेज में हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, रशियन, जर्मन, कोई भी भाषा में हो सकता है ना? तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए हमें उस लैंग्वेज के स्कॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की लैंग्वेज और पुरानी लैंग्वेज ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो टाइम पे अलग वर्ड यूज़ होते थे, आज अलग वर्ड यूज़ होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग बनते हैं इन लैंग्वेजेस का। तो इस लैंग्वेज को जो भी डॉक्यूमेंट पे लिखा रहता है, इसको समझने के लिए हमें लैंग्वेज एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style, writing of paper, manufacturing date and type of paper, stamp authority, etc. तो देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फॉल्स हिस्ट्री बनाना चाहता हो, कोई डॉक्यूमेंट। अभी मान लो मैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट बनाऊँ, उसके अंदर सब जो भी मेरे मन में आएगा वो लिख दूँ। मैं बोल दूँ कि मेरे जो पुराने पूर्वज थे, मेरा जो खानदान था वो पूरे इंडिया का राजा था, वो 100 साल पहले पूरे इंडिया पे राज करता था, लेकिन फिर उनसे उन लोग की गद्दी छीन ली गई। फिर मैं बोलूँ कि और मेरे जो पुराने सिविलाइजेशन थे वो पूरी दुनिया पे राज करते थे। ऐसे ऐसे झूठ झूठ लिख के मैं कहीं पे भी चिपका दूँ तो क्या कोई भी मान लेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ? तो एक स्कॉलर क्या करेगा, जो भी हिस्टोरिकल स्कॉलर है वो मेरे डॉक्यूमेंट को देखेगा, वो देखेगा कि मेरा पेपर कब छपा था, वो मेरी हैंडराइटिंग देखेगा, वो मेरे ऑथरिंग स्टाइल को देखेगा। तो ये सब देखते ही उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं फ्रॉड हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को देखने का, प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बना के किसी हिस्टोरियन को दे दोगे, उसको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, और हम हिस्ट्री झूठी नहीं लिख सकते हैं, है ना?
Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. अब अगर मान लो आपने सच में उसको एक पुरानी डॉक्यूमेंट दे दी, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि पुराने टाइम पे भी जो लोग लिखते थे वो हमेशा सच होता था, है ना? कि अभी मान लो कि 100 साल पहले सच में ऐसा कोई एक साइको हिस्टोरियन था जिसने अपने मजाक मजाक में ही जिसने ऐसा लिख दिया कि इंडिया में 100 साल पहले मतलब जब वो लिख रहा था 100 साल पहले वो लिखा कि आज है 3 जुलाई। 100 साल पहले कौन सी डेट होगी? इस बार अभी 2026 है ना, तो 100 साल पहले कितनी हो जाएगी? 1926। हाँ, तो वो इंडियन जो भी हिस्टोरियन था वो लिखेगा कि साल 1926 3 जुलाई को यहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसने पूरी इंडिया को डुबा दिया, है ना? अब उस हिस्टोरियन ने तो ये लिख दिया। तो अब क्या, अब वो 100 साल हो गया, 100 साल बीत गया, अब वो डॉक्यूमेंट आज भी प्रिजर्व्ड है। अब हिस्टोरियन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा और देखेगा क्या 100 साल पहले इंडिया में सुनामी आई थी, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना है। तो वो 100 साल पहले इंडिया के जो भी बाकी हिस्टोरियंस थे उन सभी की बुक्स पढ़ेगा, वो सारे जो भी रेलिवेंट सोर्सेज हैं उनको पढ़ेगा और देख के वो डिसाइड करेगा क्या सच में 100 साल पहले सुनामी आई थी इंडिया में या नहीं। अगर उसको और भी कोई जगह इस चीज़ का मेंशन नहीं मिलेगा कि इंडिया में सुनामी नहीं आई थी 100 साल पहले, तो वो इस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा ऐसा है ही नहीं, ये जो इस हिस्टोरियन ने 100 साल पहले जो भी लिखा था उसने गलत लिखा है ना? देखो इस तरीके से हमें हिस्ट्री में सच और झूठ का डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, क्योंकि गलत हिस्ट्री प्रेजेंट करना मतलब हमारे हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वो सब हमें यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो अभी मान लो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट लाके चिपका दिया जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, तो उसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन तो करना पड़ेगा ना कि ये सच में पुराना डॉक्यूमेंट है या फिर मैंने अभी लिख के आपको चिपका दिया, बुद्धू बना दिया, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि क्या वो डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं। एग्जामिनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम के जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज है, आपको वो सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज को एक साथ लेके बैठना पड़ेगा और उन सबके बीच में आपको इंटरकनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे। अभी मान लो कि 4 हिस्टोरियन थे, अब 4 हिस्टोरियन में से आपको क्या मालूम पड़ा, एक हिस्टोरियन ने मेंशन किया है कि अंग्रेज़ों के टाइम हमने 4 बार फेमाइन देखा। फेमाइन क्या होता है? अकाल, है ना? इसने बोला कि 4 बार अकाल देखा था। अब एक सेकंड हिस्टोरियन है, उसकी बुक में भी ये मेंशन है कि 4 बार अकाल देखा था। थर्ड हिस्टोरियन है, ये भी मेंशन करता है कि 4 बार अकाल देखा गया था, और फोर्थ हिस्टोरियन भी वही चीज़ मेंशन करता है। तो ये चारों हिस्टोरियन की चीज़ों को आप देखकर क्या कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ सच में ब्रिटिशर्स के टाइम 4 बार हमें अकाल देखने को मिला इंडियंस को, जिससे बहुत सारे इंडियंस की मौत हो गई थी, है ना? तो ऐसे ही आपको सारे हिस्टोरिकल रेलिवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, मान लो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन लोग ने एक मेजर रूल चेंज कर दिया था हमारी इंडिया में। ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा रूल चेंज हुआ है हमारे इंडिया में, तो अब इस इवेंट के रिलेटेड हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए, एक पेपर मिल जाए जिस पेपर में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है कि इस टाइम पर क्या हुआ, जब ये मेजर रूल इम्प्लीमेंट हुआ तब क्या हुआ था हमारे इंडिया में। तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपको एक पेपर मिल जाए, पेपर पे सब कुछ लिखा हो। आपको अलग अलग पेपर में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको हर जगह से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी जिस जिस जगह पर इस रूल चेंज के बारे में मेंशन है। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करनी पड़ेगी, कुछ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएगी। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करके आपको उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी ताकि आपको एक बिगर पिक्चर मिले कि क्या हुआ था इस इवेंट में। ठीक है, understanding the references regarding of time and space of a given historical event and also various conceptual frameworks used in the historical research method। तो देखो हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं हम रैंडमली कोई भी टाइम और स्पेस की हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। अगर हम एक चीज़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सेम टाइम और सेम स्पेस में जो भी इवेंट्स हुए थे उनको आप क्लोजली देखो, और फिर उन्हीं से रिलेटेड आपको जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ हुए थे इस हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ साल 1800 की और मुझे इंडिया में एक जगह की बात करनी है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि साल 1800 में आप सारे डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो। तो एक डॉक्यूमेंट आप इंडिया की पढ़ रहे हो, दूसरे डॉक्यूमेंट आप चाइना की पढ़ रहे हो, तीसरी डॉक्यूमेंट आप यूएस की पढ़ रहे हो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको सेम टाइम और स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको एक अच्छे से इवेंट में एक इवेंट की पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखो, जब आपकी रिसर्च पूरा कंपाइलेशन हर चीज़ का कंप्लीट हो जाए, तो जब आपको एक बिगर पिक्चर मिल जाए किसी भी इवेंट की, फिर आप इस पर रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर्म करोगे। अभी मान लो मैंने आपको बोला था ना कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा रूल इम्पोज कर दिया हमारे इंडिया में। तो आप पूछो, आप ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन बना सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया, क्या इस रूल की ज़रूरत भी थी, इस रूल से किसको फ़ायदा हुआ, इंडियंस को फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ, इस रूल के क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो ये सारे होते हैं रेलिवेंट क्वेश्चंस जो कि आप फ्रेम कर सकते हो इसी इवेंट से रिलेटेड, है ना। एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो देखो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी हाइपोथेसिस ऐसी फ्रेम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा हाईली मिसलीडिंग है, तो इससे ना हिस्टोरिकल इवेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी देखो, ये जो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस है, मैं अभी फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जो रूल ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था वो एक गलत रूल था, वो हमारे इंडियन लोग के लिए सही रूल नहीं था। लेकिन आपने सही से कोई भी चीज़ों को एनालाइज नहीं किया, आपने सही से क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, और आपने जो झूठे झूठे एविडेंसेस थे जिसमें ब्रिटिशर्स की तारीफ़ की गई है, अगर आपने ये सारे ज़्यादा एविडेंस पढ़ लिया, आपको ऐसा क्या लगेगा कि ये जो इवेंट है इसमें इंडियंस का फ़ायदा ही हुआ है ना। तो आप ऐसे गलत हाइपोथेसिस आप दे दोगे कि इंडियंस का इस इवेंट में फ़ायदा हुआ था, जबकि इन रियलिटी आप देखोगे तो उस मेजर रूल चेंज में इंडियंस को फ़ायदा नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ था, है ना। तो इसीलिए एक रेलेवेंट हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कैसे दिखाते हैं, मतलब कैसे इसको समझते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैरा में आपको क्या दिया गया है। तो देखो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि एक पेपर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री आपको एक पेपर पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक पर्टिकुलर इवेंट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। उस छोटे मतलब वो जो मेजर इवेंट है उससे रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको छांटनी पड़ेगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने के बाद आपको एक इवेंट की पूरी बिगर पिक्चर मिलेगी। तो अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ पेपर पे लिखी हो, बहुत सारे तरीके हैं हमारी हिस्ट्री पढ़ने के। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन से रिसर्च मेथड है। आर्कियोलॉजी, देखो आर्कियोलॉजी में हम आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। जैसे अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉयज़, उनके क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी में आ जाएगी। आर्काइवल साइंस जो कि बुक्स होती है, पुरानी बुक्स। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं। अब देखो, ये भी फॉर एग्जांपल एक मैन्यूस्क्रिप्ट ही है जो पत्थर पे लिखा गया है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं गया, इसमें सिंबल्स बने हुए हैं। एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन, हाँ ये इसको आप एपिग्राफी बोल सकते हो। इस पर इंक्रिप्शन किए गए हैं ना। देखो, एक सोल्जर, एक कमांडर है, उसके पीछे पीछे उसके सोल्जर्स है ना। इसको आप इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। लिंग्विस्टिक्स, देखो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। देखो, कॉइन को भी जब आप पढ़ोगे तो आपको एक हिस्ट्री का अंदाज़ा मिलता है ना। अगर मैं आपको अब पूछोगे कि कॉइन को पढ़ के कहाँ से हिस्ट्री का अंदाज़ा मिलता है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई कोई जगहों में ऐसा होता था कि जो भी रूलिंग राजा होता था ना, उस टाइम पर, तो उसकी प्रजा ऐसे कॉइन्स यूज़ करती थी जिसमें ना उस राजा की तस्वीर को काव किया हो मतलब कि मान लो एक पत्थर का कॉइन है, तो उस पत्थर के कॉइन पे राजा का मुंह बना होना चाहिए, है ना। तो वो कॉइन्स को भी देख के आपको मालूम पड़ सकता है कि इस टाइम पे कौन था इस किंगडम का राजा। जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइनेज। तो देखो, ऐसे ढेर सारे आपके मेथड होते हैं जिससे हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, न्यूमिस्मैटिक्स, जीनियोलॉजी, ऐसे ढेर सारे इवेंट्स हैं जिससे आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी अपने फ़ायदे की। अब देखते हैं हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या रहा है। देखिए, इस पैरा में क्या दिया गया है। वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव। द राइटिंग ऑफ अ हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी एंड स्कॉलर हु राइट्स अ नैरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोरियन। तो देखो, एक हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। अब देखो, एक ऐसा आदमी है
जिसने हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज को गैदर किया, इन रिसोर्सेज का क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया कि क्या वो रिसोर्सेज ऑथेंटिक है या नहीं। फिर उन सारी रिसोर्सेज से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेके एक बिगर पिक्चर उसने अज्यूम की, और फिर उसने एक हिस्टोरिकल स्टोरी लिखी, मतलब उसके हिसाब से इस टाइम पर क्या हुआ था, है ना। उसने ऐसी पूरी स्टोरी बनाई कि इस टाइम पे ये हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो मेरे हिसाब से इसका ये आउटकम था। तो उसने पूरी एक स्टोरी लिख दी। अब उसकी स्टोरी को हम बोलेंगे हिस्ट्री, है ना। इस मेथड को हम बोलेंगे हिस्टोरियोग्राफी। जो मेथड इस आदमी ने यूज़ किया एक हिस्टोरिकल स्टोरी लिखने के लिए, इस मेथड को हम बोलेंगे हिस्टोरियोग्राफी। और वो स्कॉलर जिसने ये सारी चीज़ों को किया, उसको हम बोलेंगे हिस्टोरियन। ठीक है। जो उम्मीद है कि ये पैरा आपको क्लियर हो गया होगा कि एक हिस्टोरियन क्या होता है और हिस्टोरियोग्राफी का क्या मतलब होता है। अब आगे देखते क्या दिया गया है। अ हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी इवेंट इन हिज नैरेटिव। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो अभी मान लो मैं वापस आपको उस एग्जांपल पे लेके जाता हूँ जिसमें ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा रूल इम्पोज किया था, बहुत बड़ा मेजर रूल इम्पोज किया था। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है, ये आपको सोच के चलना है ताकि आपको ये सारे पैराग्राफ समझ में आए कि ब्रिटिशर्स ने इस बड़े रूल को इंडिया पे इम्पोज कर दिया। अब इस रूल में तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, है ना। अब इसमें मेजर इवेंट क्या क्या थे इस इवेंट में कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इंडियंस को फ़ायदा नहीं हुआ। इंडियंस की इनकम कम हो गई, ब्रिटिशर्स की इनकम और ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इंडियंस को बेनिफिट नहीं हुआ। ये सब थे कुछ मेन मेन इवेंट, है ना। सॉरी, मेन मेन पॉइंट थे इस इवेंट के। अब वो हिस्टोरियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन इवेंट में कौन से इवेंट को वो केयरफुली चूज़ करके हिस्ट्री में लिखेगा। ये मान लो मैं बोल दूँ कि एक शर्मा जी थे, वो टाइम पे शर्मा जी अपना गाँव छोड़ के चले गए इस टाइम पे, है ना। तो क्या ये ज़रूरी है इस बात को इंक्लूड करना हिस्ट्री में? क्या मुझे लिखना चाहिए कि एक शर्मा जी नाम के आदमी थे, अपनी फैमिली को लेके निकल गए उस जगह से जहाँ पर ये रूल इम्पोज हुआ था? नहीं ना। मेन हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। तो अब ये कौन सी चीज़ें एक हिस्टोरियन हाईलाइट करेगा, वो उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है, और हर हिस्टोरियन का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये डिफरेंट होता है। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient societies of the world. तो देखो हिस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है, यह हमेशा से एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नहीं रहा है। हालांकि हिस्ट्री को लिखना तो बहुत टाइम से प्रेजेंट है। अगर आप बिफोर क्राइस्ट के टाइम से चले आओगे तो भी हिस्ट्री लिखी जाती थी, लेकिन वो कोई अलग से कोई ऐसा ब्रांच नहीं था हमारा सोशल साइंस का, है ना। However, that does not mean that we were not aware of the historical time or were not eager to know about it. तो ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है कि हिस्ट्री भले से एक अलग सब्जेक्ट नहीं था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें हमारी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था पुराने ज़माने में। आज भी हमें इंटरेस्ट है, पुराने ज़माने में भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट था। Ancient people also felt the need of passing on the stories of life and valor of ancestors to the next generation. Ancient communities all over the world use various means like cave painting, storytelling, singing, ballads, etc. तो देखो, जो एंशियंट, जो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के लोग थे, इन्हें भी ऐसा लगता था कि हमारे साथ जो भी हमारी लाइफ की स्टोरीज़ हो रही है, हम जो भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो हमारी अगली जनरेशन को मालूम होना चाहिए, है ना। वो सोचते थे कि जो भी आगे की जनरेशन आएगी उसे पता होना चाहिए कि हम कौन थे, हम क्या थे, हम क्या क्या किया है हमने, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। तो इसी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए लोग करते थे केव पेंटिंग। तो देखो केव पेंटिंग, अगर आज भी आप बहुत सारे पुराने ज़माने की केव पेंटिंग्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने ज़माने के इंसान कितना मिलजुल कर रहते थे, कैसे शिकार करते थे, कौन सी सीज़न में कैसे कपड़े पहनते थे। ये सारी चीज़ें आपको केव पेंटिंग से दिखेगी, है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपको स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग, बैलेड्स, ये सब चीज़ों से भी आपको बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है। For this purpose, the traditional means are looked upon as the sources of history in modern historiography. तो इसीलिए हमारी जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, इस मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में इन ट्रेडिशनल मेथड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जैसे कि केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग, बैलेड्स, ये सब चीज़ों को मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया है।
देखो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉवर म्यूजियम फ्रांस, तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन है, सबसे ज़्यादा पुरानी इंस्क्रिप्शन जो हमें आज तक मिली हो, ये लॉवर म्यूजियम जो कि फ्रांस में है उसमें सिचुएटेड है। द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड एंड स्पीयर इज सीन, द जनरल इज इन द फ्रंट। तो ये मैंने आपको बोला था कि जनरल यहाँ पे है और पीछे उसके सारे सोल्जर्स खड़े हैं यहाँ पे। The tradition of recording historical event can be traced back to Sumer civilization in Mesopotamia। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला रिकॉर्ड हमें कब मिला गया था हिस्टोरिकल इवेंट का रिकॉर्ड रखने का, सुमर सिविलाइजेशन जो कि थी मेसोपोटेमिया में। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड स्टोरीज ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन। अब देखो ये तो सिर्फ यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिखाई गई है ना, तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इन किंग्स के नाम को भी लिखा गया था और वो जो बैटल उन्होंने जो लड़ा था उसकी भी स्टोरी हमें ऐसी इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलेगी। The earliest inscription shown above date backs to 4500 BCE। देखो 4500 BCE मतलब आपको पता है कितना होगा, इसमें 2000 साल और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6500 साल पुराना सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। इट रिकॉर्ड्स द बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स, इट इज़ नाउ डिस्प्लेड एज द एट द लॉवर म्यूजियम इन फ्रांस। देखो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि दो कंट्रीज दो किंगडम के बीच में बैटल हुआ था, उस बैटल को ये हमारा जो इंस्क्रिप्शन है हमें ये सिखाता है। तो चलिए भी हम देखते हैं कि चार ऐसे कौन से क्राइटेरिया हमारे हिस्टोरियोग्राफी के। इट इज़ इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो देखो अब ये जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है या पास्ट जैसी नहीं है कि अभी मान लो मैंने आपको कुछ आके अपने मुंह से बोल दिया। मैं आपको फिर से वही एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि मेरे जो पूर्वज थे वो इंडिया के राजा थे, फिर मेरे जो पूर्वज के पूर्वज थे वो पूरी दुनिया के राजा थे, है ना। आज छोटा होकर आज मेरे पास मेरी सारा जो पूरा इंडिया का राज था वो ख़त्म हो गया है ना। अगर मैं आपको ऐसे कुछ भी फेंकूँ तो क्या आप लोग यकीन कर लोगे मेरी बात पे? तो सेम वही तरीके से जो हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो ऐसी मुंह बोली बातों पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है बिल्कुल साइंस के प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है कि पहले आप सही एविडेंस लाओ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट एविडेंस होना चाहिए, तब जाके उसके फिर भी उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या इसकी कितनी स्क्रूटिनिटी हुई है, क्या ये सच्ची से अच्छे से वेल रिसर्च्ड है, क्या ये वेल प्रिजर्व्ड है, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके डॉक्यूमेंट पे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, इट मीन्स दैट द क्वेश्चंस आर अबाउट डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास किया जाता था। आज भी अगर आप देखोगे तो कोई कोई जन इस पर विश्वास करते हैं कि अभी मान लो ये ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इंडियन को टॉर्चर करते थे ना, हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। अब मान लो कि 100 साल पहले ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक बहुत ख़तरनाक बीमारी फैल गई, प्लेग नाम की बहुत ख़तरनाक बीमारी फैल गई। तो अभी मान लो कोई हिस्टोरियन लिख रहा है तो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भगवान ने जो मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ जो बुरा किया था भगवान ने उस चीज़ का कर्मा इन लोग को बोला भुगतने दिया है, कि उन्होंने पूरी दुनिया को परेशान किया तब जाके उनके ऊपर ये कर्मा वापस आ गया इनके ऊपर, इनके जो बुरे काम का कर्मा था, है ना। ऐसी चीज़ें हिस्टोरियन कभी नहीं लिखेगा। हिस्टोरियन कभी भी गॉड और इवेंट्स को इंटर रिलेट नहीं करेगा, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि गॉड ने ये सब किया है ना। गॉड ने कभी कुछ नहीं किया। हिस्टोरियन के हिसाब से गॉड एग्जिस्ट नहीं करता हिस्टोरियन के हिसाब से, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में कोई भी अगर गलत या अच्छा काम हुआ तो आप उसमें गॉड का नाम नहीं ले सकते हो। आपको सही से सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो वायरस क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में दिखानी पड़ेगी। आप सिंपली ये बोल के साइड नहीं हट सकते कि ब्रिटिशर्स ने बुरा किया तो उन लोगों के साथ बुरा हुआ है, ऐसी चीज़ बोल के आप साइड में नहीं हट सकते हो, है ना। तो इसीलिए डिवाइन यानी कि गॉड और ह्यूमन के जो कारनामे हैं, आप उन दो चीज़ों को इंटर रिलेट नहीं कर सकते हिस्ट्री में। देखते हैं इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या है। आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंसेस। तो ठीक है, जो जो भी क्वेश्चन हिस्टोरियन पूछ रहा है ना, आपको उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एविडेंस सामने लाया है वो एविडेंस खुद इनका आंसर देंगे। अब उनका आंसर हिस्टोरियन को मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसका लुकआउट है ना। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि हिस्ट्री हम इंसानों का जो पूरी हिस्ट्री है उसका एक ग्राफ बताती है कि हम हिस्ट्री में मतलब 10,000 साल पहले हमारा क्या स्टेट था, 1,000 साल पहले हमारा क्या स्टेट था, 100 साल पहले हमारा क्या स्टेट था, हम कैसे थे, और आज
हम कैसे हमने कितनी टेक्नोलॉजी बना ली है, हम कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ों का जो ग्राफ है ये हमें हिस्ट्री बना कर देती है। इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद अबव कैरेक्टर हैज़ इट्स रूट इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। तो ये बोला जाता है कि आज जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है हमारे पास, इसके रूट्स को अगर हम ट्रेस बैक करें तो हमें इसको एंशिएंट ग्रीक में हमें इसके रूट्स देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, यानी कि हिस्ट्री जो है वो खुद ही एक ग्रीक टर्म है। तो उस रूट्स तो चलो दूर की बात है, मेन हिस्ट्री वर्ड ही एक ग्रीक टर्म है। हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ 5th सेंचुरी बीसीई यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक एंटाइटल द हिस्ट्रीज। तो देखो, सबसे पहली बार हिस्ट्री ये टर्म कहाँ आपको सुनने में मिला था? ये टर्म मिला था आपको हेरोडोटस की बुक में, जो कि 5th सेंचुरी में हुई थी, और इसका नाम है द हिस्ट्रीज, है ना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हिस्ट्री इस टर्म का यूज़ किसने किया था, तो वो थे हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। ठीक है। तो देखो, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का क्या रोल रहा है हमारे हिस्टोरियोग्राफी में। टिल 8th सेंचुरी यूरोप हैड अचीव अ रिमार्केबल प्रोसेस इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। तो ऑब्वियस ही बात है, यूरोप यूरोप की बात यहाँ पे चल रही है ना। यूरोप के अगर आप 18th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो यूरोप के कई सारे स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, न्यूटन, सबसे बड़े स्कॉलर तो न्यूटन है, जिनका नाम आपने हर जगह देखा होगा। तो वो भी कहाँ के थे? यूरोप के थे। और भी ऐसे बहुत सारे सर ओम्स, जिनका आप ओम्स लॉ पढ़ते हो ना। फिर एक वोल्टायर है, वोल्टायर तो यहीं पर है। फिर हमारे वोल्टा थे, है ना, वोल्टा, जिन्होंने वोल्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। ऐसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्कॉलर्स यूरोप में उस टाइम पे प्रेजेंट थे 18th सेंचुरी में। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि यूरोप ने बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट पहले ही हासिल कर ली थी फिलोसफी और साइंस में। Scholar by then had come to believe in the possibility of studying social and historical truth by applying scientific method। अब वो टाइम पे जो स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम ना मुंह बोली बातों का हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। कोई कुछ भी लाके हमें अगर चिपका देगा, कुछ भी लाके लिख के अगर हमें बोलेगा ये ऐसा ऐसा हुआ था, हम कभी नहीं मानेंगे। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे हमारे साइंटिफिक मेथड यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या वो डॉक्यूमेंट सच बोल रही है, और क्या वो डॉक्यूमेंट हमारी ये ऑथेंटिक है या फिर फेक है। नाउ द फिलोसफिकल डिस्कशन फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो अब जो हिस्टोरियोग्राफी का जो मेथड था, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड बिलीफ, वो ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस करने की साइड ज़्यादा लीन हो गया। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around the divine phenomena। देखो, 18th सेंचुरी से पहले ना जो भी हिस्ट्री थी वो मोस्टली किसको अभी देखो, मान लो कोई भी बड़ा इवेंट हुआ ना, तो हिस्टोरियन क्या करते थे, वो सीधे सीधे इस इवेंट को गॉड से रिलेट कर देते थे कि गॉड की वजह से ये हुआ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि ब्रिटिशर्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी प्लेग नाम की आ गई, तो हिस्टोरियन क्या लिखते, कि मतलब हिस्टोरियन नहीं, जो लोग वो टाइम के जो इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, वो क्या लिखते कि ऐसा ऐसा हुआ है क्योंकि ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया पे राज करते थे, सबको परेशान करते थे, तो इसीलिए उन लोग के ऊपर इतनी खतरनाक बीमारी आ गई, ये गॉड ने किया है। तो मोस्टली लोगों का ना यही तरीका रहता था कोई भी डिस्कशन को एंड करने का। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जब लोगों को थोड़ा दिमाग आया, लोगों ने बोला नहीं, हर चीज़ में हम कभी भी गॉड को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज, है ना। तो ये सिनेरियो था, ये धीरे धीरे चेंज होने लगा जैसे जैसे लोग थोड़े लॉजिकल होने लगे। इन 1737 द गोटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी, है ना। ये डेट आपको याद रखनी है बस, सॉरी, डेट भी अगर आप नहीं याद रखोगे चलेगा। अब ये याद रखिए, गोटिंजन यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में मिली थी। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो देखो, सबसे पहली बार हमें हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कब और कहाँ देखने को मिला था? साल 1737 में गोटिंजन यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी में थी। तो यहाँ पे पहली बार हमें हिस्ट्री देखने को मिला। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में हमें हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट देखने को मिलने लगा। लेकिन फर्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कहाँ देखने को मिला था? जर्मनी में। और कहाँ पर? गोटिंजन यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का जो रोल था हमारे हिस्टोरियोग्राफी में, वो हमने यहाँ पे देखा। यूरोप में क्या रोल प्ले किया साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ने हिस्ट्री की फ्रेमिंग में।
तो देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नोटेबल स्कॉलर्स पढ़ेंगे जिनका हमारे हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन स्कॉलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो ये थे हमारे वो सारे स्कॉलर्स, रेने डेस्कार्ट्स, वोल्टायर, जॉर्ज विलियम, फ्रेडरिक हीगल, लियोपोल्ड वोन रैंके, ऐसे इन सारे स्कॉलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का ये जो लेक्चर नंबर 1 था, इस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई, बहुत ज़्यादा आसान मेथड में मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।